हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स एंड हाउ लॉज ऑफ मोशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर टर्म फोर्स। तो बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने स्टडी किया था स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने जब ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में चल रहा था तो हमने ऑब्जेक्ट के चलने का कारण हमने स्टडी नहीं किया था। हमने सिंपल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन को हमने लिखा था। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने जैसे स्टडी करी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। इसी प्रकार हमने स्टडी किया था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस पर्टिकुलर यूनिट में हम स्टडी करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उनको एक्सेलरेशन कैसे मिलती है। राइट, ये हमारा मोटो है कि जो ऑब्जेक्ट जब चलते हैं तो उनको एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करवाता है। ये हमारा पर्टिकुलर मोटो है इस पर्टिकुलर यूनिट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही जैसे आपका यहाँ पे मैंने लिख रखा है, व्हाट कॉजेज एक्सेलरेशन। तो बच्चों, एक्सेलरेशन किस कारण आपकी होती है, तो एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे बच्चों, ये मेरे हाथ में डस्टर है, इस डस्टर को मैं पर्टिकुलर हाइट से फॉल करवाता हूँ। राइट, यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटे, फॉल करवा रहा हूँ। तो जैसे जैसे डस्टर नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी में क्या होगा बेटे, इंक्रीमेंट आएगा। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अर्थ लगातार उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंटर की तरफ क्या कर रहा है बेटो, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को कॉज करने वाली फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट यूनिट में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है तो उस जब चलाना है तो उसको क्या चाहिए बेटे, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन को कौन कॉज करता है? एक्सेलरेशन को कॉज करती है बेटे आपकी फोर्स। राइट, एक्सेलरेशन को कौन कॉज करता है? आपकी फोर्स। तो फोर्स क्या है बेटे? फोर्स छोटी क्लासेस में आपने डेफिनेशन पढ़ी है, फोर्स इज ए पुश और पुल। राइट, फोर्स इज ए पुश और पुल। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि फोर्स जो है पुश और पुल तो है ही, लेकिन फोर्स जो है वो कॉजेज एक्सेलरेशन। फोर्स के कारण ही एक्सेलरेशन मिलती है। सेकंड पॉइंट आपके पास है इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो क्या क्या प्रभाव बेटे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर होंगे। राइट, तो पहला प्रभाव क्या होगा? यदि मान लो आपका ऑब्जेक्ट कैसे है बच्चों, रेस्ट पे है। राइट, तो रेस्ट पे होगा तो क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। मान लो आपका एक फुटबॉल है और वो ग्राउंड पे है, ठीक है, रेस्ट कर रहा है वो, तो आपने क्या किया, उसको किक किया। तो किक करने से क्या होगा, वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। राइट, रेस्ट से क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। यदि आपकी जो बुक है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे बच्चों लाई कर रही है, तो यदि आपने टेबल को पुश किया, राइट, पुश किया टेबल को, तो वो आपकी बुक जो है वो मोशन में आ जाएगी। तो फोर्स का पहला इफेक्ट क्या हुआ, फोर्स ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करवाती है। सेकंड कॉज, फोर्स जो है वो स्टॉप कर देती है मूविंग बॉडी को। जैसे बच्चों, आपने चलती हुई गाड़ी के ऊपर ब्रेक अप्लाई कर दी। राइट, तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, आपकी चलती हुई गाड़ी क्या हो जाएगी बेटे, रुक जाएगी। चलती हुई गाड़ी क्या होगी बेटे, आपकी रुक जाएगी। सिमिलरली यदि आपने गोलकीपर को देखा होगा, जैसे ही गेंद उसकी गोल पोस्ट की तरफ किक करके आती है तो वो उस गेंद को स्टॉप कर लेता है ताकि गोल ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने भी गेंद के ऊपर क्या लगाया बेटे, फोर्स लगाई। तो फोर्स जो है वो स्टॉप करती है मूविंग बॉडी को। नेक्स्ट आपके पास फोर्स का एक और काम भी है बेटे। फोर्स क्या करती है, चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। राइट, चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। राइट, अब देखो बच्चों ध्यान से, आप जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के एक्सेलरेटर पे आप पैर रखते हो तो क्या होता है बेटे, यदि गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसकी स्पीड एकदम से इंक्रीज कर जाती है। राइट, कर जाती है कि नहीं। और जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी की स्पीड क्या करती है, ब्रेक मतलब रिटार्डेशन है ना, तो गाड़ी की स्पीड क्या कर जाती है बच्चों, आपकी डिक्रीज कर जाती है। तो क्या होता है, आपका फोर्स का क्या कॉज हुआ, फोर्स ने बॉडी की स्पीड को चेंज कर दिया। राइट, उसके बाद आपके पास सेकंड पॉइंट है चेंज दी डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, चेंज दी डायरेक्शन। मान लो ये आपके पास जैसे ये स्केल है, स्केल को मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। राइट, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये फोर्स लगा रहा हूँ मैं। तो फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, ये स्केल मूव कर रहा है अपवर्ड।
यदि मैं इसको पूरे लगातार कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करता रहूंगा, राइट, तो ये स्केल कैसे मूव करेगा आपका, ये बच्चों स्केल आपका सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, राइट, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी बेटे, ये देखो यहाँ पे ये टेंजेंट है, यदि मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो ये टेंजेंट क्या देगी, डायरेक्शन देगी। तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी चेंज करती है। आपने गाड़ी चलाते हुए देखा होगा ड्राइवर को, तो ड्राइवर जैसे स्टीयरिंग को क्या करता है बेटे, स्टीयरिंग को ऐसे मोड़ता है तो क्या होता है, फोर्स लगती है टायर्स पे, तो क्या होता है, डायरेक्शन उसकी चेंज होती है। उसके बाद क्या होता है, चेंज दी शेप एंड साइज, राइट। जैसे आप सुबह सुबह क्या करते हो बेटे, टूथपेस्ट आपके हाथ में होती है, तो आप उसको दबाते हो बेटे, तो दबाने से क्या होता है, टूथपेस्ट फ्लैट हो जाती है, राइट, तो शेप उसकी चेंज हो जाती है कि नहीं, ओरिजिनल शेप से चेंज हो जाती है। आपके हाथ में गेंद है, गेंद को प्रेस करो आप, राइट, तो गेंद को प्रेस करोगे तो क्या होगी, स्क्वीज होगी थोड़ी सी, स्क्वीज मतलब यदि प्लास्टिक की गेंद है तो थोड़ी सी उसके साइज में, शेप में चेंज आएगा। और रोटेशन का इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। तो ये पर्टिकुलर इफेक्ट है जो आपकी फोर्स जो है बच्चों आपकी कॉज करती है मोशन को। तो अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट फोर्स। तो बच्चों मान लो ये आपके पास फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, राइट, तो ये फोर्स क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव करवाएगी। इसके साथ मैंने एक और ये पेंसिल जोड़ रहा हूँ, ये दूसरी फोर्स मैंने जोड़ दी। अब ये फोर्स भी है, इसके साथ दूसरी भी लग रही है। अब इन दोनों फोर्सेस का जो सम है, राइट, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रही है F1, और ये स्ट्रिंग से मान लो जुड़ा हुआ दूसरा फोर्स है F2। अब दोनों फोर्सेस किसके ऊपर लग रही है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी, F1 प्लस F2। ये बच्चों ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स है। इस नेट फोर्स को ये हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। इस नेट फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों हम, रिजल्टेंट फोर्स। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस जब लगती है तो उन फोर्सेस को हम कैलकुलेट करते हैं और नाम देते हैं उसको रिजल्टेंट फोर्स। क्या नाम देते हैं बच्चों उसको, रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स दो टाइप की है बेटे, एक बैलेंस्ड है और एक अनबैलेंस्ड है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। बैलेंस्ड है और अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब ये बच्चों ये बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है, मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स में बेटे यहाँ से लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ से लगा रहा हूँ, और एक फोर्स में इसको यहाँ से लगा रहा हूँ। देखो बेटा ध्यान से, लग रही है ना, तो दो फोर्सेस लग रही है, लग रही है नहीं। इन दोनों फोर्सेस के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर में रेस्ट पे है। कैसे है बेटे, सेंटर में रेस्ट पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स, दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो, राइट, तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम, बैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे जो नेट फोर्स है बॉडी के ऊपर वो कितनी होगी बेटे, जीरो। बैलेंस फोर्स के केस में नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जो लगेगी वो होगी जीरो। जैसे मैंने ये यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये अलमीरा है बच्चों, इसके इस एंड पे F1 फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, दिखाने के लिए तो ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, लेकिन लगा कैसे रहा हूँ इस एंड पे मैं ऐसे, और दूसरी एंड से कैसे लग रही है फोर्स, ऐसे, राइट। तो ये दोनों फोर्सेस कैसी हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो जब ये इक्वल और ऑपोजिट फोर्स है तो अलमीरा आपकी कैसे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। क्यों रहेगी रेस्ट पे, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स कितनी बेटे आपके पास है, इक्वल टू जीरो। तो जब आपके पास नेट फोर्स जीरो है तो बेटे एक्सेलरेशन जीरो होगी। कई बार क्या होता है बेटे, कई बार क्या होता है, नेट फोर्स जो है वो बेटे जीरो होती है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट स्पीड से चलता है बेटे। ऑब्जेक्ट कैसे चलता है आपका, कांस्टेंट स्पीड से। ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपका। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है बेटे, ठीक है, जैसे हमारे प्लेनेट वगैरह मूवमेंट में है बेटे, राइट, प्लेनेट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं सन के अराउंड। यदि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो अपने मोशन को कैसे मेंटेन करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेंगे बेटे। कैसे रहेंगे वो, यूनिफॉर्म मोशन में ही, ठीक है।
तो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 होगी तब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेकिन मूव कैसे करेगा? कांस्टेंट स्पीड से। मूव कैसे करेगा बेटे? कांस्टेंट स्पीड से। और एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0। नेक्स्ट आपके पास है अनबैलेंस्ड फोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी फोर्स होती है? तो बेटे अनबैलेंस्ड फोर्स होती है जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, इसको बहुत आसान है समझना। ये ऑब्जेक्ट है बेटे आपके पास, इस ऑब्जेक्ट पे इस एंड पे लग गई F1 फोर्स और ऑपोजिट एंड पे लग गई F2। ये ए बी एंड है, ए बी एंड पे F1 फोर्स लग गई और ये सी डी एंड है, इसके ऊपर F2 फोर्स लग गई। ध्यान से देखिए इन दोनों फोर्सेस का जो नेचर है वो कैसा है? इक्वल एंड ऑपोजिट। अब बेटे यदि F1 ग्रेटर देन F2 है, राइट, तो बॉडी किस तरफ मूव करेगी? आगे की तरफ। किस तरफ मूव करेगी बेटे? आगे की तरफ। F1 ग्रेटर देन F2 है तो बॉडी किस तरफ मूव करेगी? आगे की तरफ। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी बेटे? F1 माइनस F2 इक्वल टू नेट फोर्स। तो इस प्रकार की फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करती है बच्चों? अनबैलेंस्ड फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो बेटे इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में मैंने ये आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवाई है। आगे हम गैलीलियोस लॉ पढ़ेंगे और लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आगे आने वाले हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आपने अच्छे से इसको स्टडी करना है, कॉपी पेंसिल लेके नोट करना है, ठीक है। यदि आपको ये अच्छा लगा है वीडियो बेटे तो कमेंट जरूर करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है बेटे, ठीक है। तो फर्दर आपका नया वीडियो हम लॉज ऑफ मोशन पे ले आएंगे।